n इलेक्ट्रॉन किस वेग से, v वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, ठीक है। और उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जिसे हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कहते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। तो उस वायर से फ्लो होने वाले करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी I बराबर NEAV, I बराबर NEAV, वे जहां V जो है वो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाया, आपको मैंने 4 फॉर्मूले बता दिए, हम इन फॉर्मूलों की सहायता से I की वैल्यू क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला I बराबर Q अपॉन T, जिससे हम कांस्टेंट करंट ज्ञात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला I बराबर डेल Q ओवर डेल T, जिससे हम एवरेज करंट ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास I बराबर NE अपॉन T, ये फॉर्मूला उस समय लगाया जाता है जब आपको Q ना देकर, आपको वो Q ना दे बल्कि Q की जगह पर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे, तो उस समय हम इस फॉर्मूले की सहायता से करंट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और चौथा फॉर्मूला है ये कि जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दे और साथ ही साथ उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी भी दे दे और हमें वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया दे दे, तो उस समय अगर हमसे वो करंट पूछता तो हम करंट I बराबर NEAV से ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ V ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। समझ में आ गई मेरी बात? इन 4-5 फॉर्मूले की सहायता से हम करंट को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और भी फॉर्मूले हैं जिनसे हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये 3-4 फॉर्मूले ही ध्यान रखने हैं। ओके, चलिए मैं मिटा देता हूँ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये तो हमारे पास वो मैटर रहा। अब इसके बाद गौर कीजिएगा, यूनिट, करंट की यूनिट क्या होती है। देखिए इसकी MKS और जो SI यूनिट है वो होती है हमारे पास कूलम पर सेकेंड, या आप कह सकते हो, और आप कह सकते हो एम्पियर, कूलम पर सेकेंड या एम्पियर कह सकते हो आप। ध्यान से, यूनिट जो है इसकी MKS और SI यूनिट है वो कूलम पर सेकेंड और एम्पियर है। और इसकी जो CGS यूनिट होती है वो 2 होती हैं, एक तो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और दूसरी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है वो होती है हमारे पास F कूलम, आप ऐसे लिख दीजिए, F कूलम अपॉन सेकेंड, जिसे हम F कूलम अपॉन सेकेंड को बायोट कहते हैं। बायोट यानी बायोट इसकी एक यूनिट होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होती है वो होती है इसकी फ्रैंकलिन अपॉन सेकेंड। फ्रैंकलिन अपॉन सेकेंड इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। अब कई लोग ये पूछ लेते हैं कि सर 1 एम्पियर में कितने बायोट होते हैं और 1 एम्पियर में कितने फ्रैंकलिन अपॉन सेकेंड होता है, जरा आप ये बता दीजिए। तो जरा गौर कीजिए, हम जानते हैं, देखिए वी नो दैट, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो फॉर्मूला है करंट का I बराबर Q अपॉन T होता है। तो मैं I की जगह पर, ध्यान से देखिए, यहाँ ले रहा हूँ मैं 1 एम्पियर, चार्ज की जगह पर ले रहा हूँ मैं 1 कूलम और समय की जगह पर ले रहा हूँ मैं 1 सेकेंड। क्लियर? अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 एम्पियर में वो 1 कूलम में कितने F कूलम होते हैं। 1 कूलम में 1/10 F कूलम होते हैं, राइट। और बटे में सेकेंड ही रहेगा। वजह क्या है, CGS यूनिट में सेकेंड चेंज नहीं होता। तो ध्यान दें, 1 एम्पियर बराबर इसे हम 1/10 F कूलम अपॉन सेकेंड भी कह सकते हैं। F कूलम अपॉन, और 1/10 F कूलम अपॉन सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर बराबर 1/10 बायोट, 1/10 बायोट। और दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि 1 बायोट बराबर 10 एम्पियर, यानी ये है 1 एम्पियर और 1 बायोट की वैल्यू। इसके साथ साथ हम इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी ज्ञात कर सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। वो क्या है, जरा ध्यान से जानें। फॉर्मूला वही है कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर 1 सेकेंड इक्वल टू 1 एम्पियर बराबर, अब 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कितने फ्रैंकलिन होते हैं। तो हमें पता है कि 1 कूलम के अंदर
3 गुणा 10 की पावर 9 या 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 फ्रैंकलिन अपॉन, एक सेकंड को एक सेकंड ही रहने दें, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 फ्रैंकलिन अपॉन सेकेंड। तो 1 एम्पियर में 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 फ्रैंकलिन अपॉन सेकेंड होते हैं। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी बता दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बता दी, साथ ही साथ उन यूनिट की वैल्यू भी आपको बता दी। तो इस प्रकार से हमारे पास ये करंट के यूनिट या मात्रक हो गए। समझ में आ गई मेरी बात। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके साथ कि मान लीजिए कि किसी वायर में, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इस पर गौर करेंगे आप। किसी वायर में, कोई एक वायर है, वो कुछ इस प्रकार का है जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, या क्रॉस सेक्शन एरिया भी छोड़ दीजिए। अब ये मान लीजिए एक वायर है जिसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस सिरे से, यानी ये ए सिरा है और ये बी सिरा है। इस ए सिरे से I बराबर 5 एम्पियर करंट, आई ए सिरे से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो बताइए कि इसके बी सिरे पर कितना करंट बाहर आएगा। क्योंकि देखिए आप वायर लगातार पतला होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं वायर को रेगुलर, वायर जो है वो पतला होता जा रहा है, तो करंट कितना कम, इतना सारा 5 एम्पियर करंट इसके अंदर जा रहा है, तो दूसरे सिरे पतला, तो जाहिर सी बात है उससे कम आएगा। क्या कम आएगा या ज्यादा आएगा या बराबर आएगा, ये आप बताइए। जैसे आई बी का मान 5 ही होगा, या आई बी का मान, ध्यान रखने, आई बी की जो वैल्यू है वो 5 से ज्यादा होगी, या आई बी की जो वैल्यू है वो 5 से कम होगी, आपको ये पता। और अगर कुछ लोगों ने सोच लिया है, सबको अच्छी तरह से पता है, तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी जो सही है, जिन लोगों ने सही बताया, तो इसकी वैल्यू 5 ही होगी। हमारा जो करंट है वो इस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो है ना अनप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इस पर निर्भर नहीं करता। करंट कभी भी अनप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, चाहे करंट आपका इस प्रकार की कंडीशन में रहे। एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है, तीसरा वायर ये है। देखिए ये यहाँ 3 वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ 3 वायर देख सकते हैं, एक ये है, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला पतला सा वायर, आप 3 वायर देख रहे हैं। अगर मैं इसमें 100 एम्पियर करंट फ्लो करता हूं तो इसमें भी 100 ही एम्पियर करंट होगा और इसमें भी 100 ही एम्पियर करंट फ्लो होगा। करंट कभी भी वायर की मोटाई या उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। समझ में आ रही मेरी बात। करंट कभी भी पतले और मोटे तार पर निर्भर नहीं करता। तार मोटा है तो उसमें भी 100 एम्पियर जा रहा है, अगर तार को पतला तार उसमें जोड़ दिया जाए तो उसमें भी 100 एम्पियर करंट ही फ्लो होगा। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात। ये चलिए बहुत अच्छा, अगर समझ में आया। अब एक बात और, किसी भी जंक्शन पर, मान लो कोई जंक्शन है, जंक्शन किसे कहते हैं? जंक्शन वो होता है जहां पर 2 या 2 से अधिक वायर आपस में कनेक्ट होते हैं। किसी भी जंक्शन पर अगर 2 या 2 से अधिक वायर आपस में कनेक्ट है और कोई करंट आ रहा है, तो किसी एक सिरे से जाने वाले करंट उन सभी आने वाले करंटों के योग के बराबर होता है। जैसे इसे हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए एक पॉइंट ये भी है कि मेरे पास ये 4 पॉइंट हैं, 4 वायर है, इसमें 3 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर करंट है। ठीक है, अब मैंने पूछा कि इस वाले वायर में कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, आपको ये बताना है। ध्यान दें, ये 4 वायर है, ये चारों वायर इस पॉइंट पर कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट को ही हम बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन, जंक्शन मतलब संधि, मतलब वो पॉइंट जहां पर 2 या 2 से अधिक वायर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, उससे हम संधि कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये 2 मेरे पास पेन है, राइट, इस पेन का सिरा ये है, इस पेन का सिरा ये, इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया, तो ये जहां मिल रहे हैं आपस में, इस पॉइंट को हम बोलेंगे संधि या जंक्शन। अरे मेरी बात समझ, मान लो कोई तीसरा पेन भी मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया बीच में, तो ये जहां से कनेक्ट हो रहा है उस जगह को ही हम संधि कहते हैं। अब इस जगह को हम संधि कहेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक वायर आपस में क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। आ रही है मेरी बात समझ में। तो संधि वो है जहां 2 या 2 से अधिक वायर आपस में मिलते हैं, जंक्शन। अब मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आप ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करें? आपको 3 वायर दे रखे हैं, एक चौथा वायर है जिसमें करंट पूछा जा रहा है, तो ये जो ये इसमें इस चौथे वायर में जो करंट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है वो हमें किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के प्रथम नियम से ज्ञात होगी। इसमें जो वैल्यू है वो हमें किरचॉफ को प्रथम नियम से ज्ञात होगा। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम हमसे ये कहता है कि किसी भी संध पर आने वाली और जाने वाली सभी धाराओं का योग बराबर होता है।
यानी आने वाली धारा और जाने वाली धारा हमेशा बराबर होती है। कहने मतलब ये, ध्यान से देखिए, 3 एम्पियर धारा यहाँ तक आ रही है, 2 भी आ रही है, तो जो आ रही है उनको एक तरफ जोड़ लो, जो आ रही है उनको एक तरफ, जो संधि से जा रही है उनको एक तरफ जोड़ो। तो आने वाली धारा कितनी है? 3 एम्पियर। इधर आने वाली धारा कितनी है? 2 एम्पियर। तो 3 + 2 को एक तरफ कर लो, ये तो है आने वाली धारा, संधि की ओर आने वाली धारा, या इनकमिंग धारा कह सकते हो आप, इनकमिंग करंट कह सकते हो। ये इनकमिंग करंट है। और इस जंक्शन से जाने वाले करंट कितने? देखो इस जंक्शन से ये दूर जा रहा है, ये करंट भी दूर जा रहा है। ध्यान से देखिए, ये इन वायर, इन तीर के निशान पर गौर कीजिए, ये तीर का निशान जंक्शन की तरफ आ रहा है, इसका मतलब आने वाली, ये धारा भी आने वाली, ये जंक्शन से जाने वाली। आप देख रहे हैं ध्यान से, ये तीर का निशान भी दूर जा रहा है, ये तीर का निशान भी दूर जा रहा है। तो जाने वाली धाराओं को अलग जोड़ दीजिए, 1 एम्पियर प्लस आई। इस आई की वैल्यू हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इसे हम आउट गोइंग करंट भी कह सकते हैं। यानी आने वाला, इसे हम कहेंगे जंक्शन की ओर आने वाली धारा, और से जंक्शन से जाने वाली धारा, राइट। आने वाली धारा का योग हमेशा जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आने वाली धारा कितनी है हमारे पास? 5 एम्पियर। इधर कितनी है? 1 + के आई। आई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो आई बराबर, इस एक को इधर ले जाओ तो 5 - के 1 बराबर कितना हो गया? आई बराबर कितना? 4 एम्पियर। यानी कि इस वाले वायर में 4 एम्पियर धारा फ्लो हो रही है। आगे मेरी बात समझे, इस वाले वायर में कितनी एम्पियर धारा फ्लो हो रही है? 4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन इन क्वेश्चंस को हम किरचॉफ के प्रथम नियम, जो फर्स्ट लॉ से ज्ञात करते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ से इन्हें हम ज्ञात करते हैं। फर्स्ट लॉ यही कहता है कि किसी भी जंक्शन पर जो करंट आ रहा है उसको एक तरफ जोड़ लो, जो जंक्शन से करंट जा रहा है उसको एक तरफ जोड़ लो, बाद में उनको मिलाकर उसको हल कर लो, सॉल्व कर लो। समझ में आ गई मेरी बात? ये एक तरीका है, ठीक है। इसके बाद ध्यान से सुने, जो हमारा करंट है ये हर जगह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से फ्लो होता है। ये बात भी ध्यान रखनी होगी आपको, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से फ्लो होता है, और ये टेम्परेचर वगैरह इन सब चीज़ों पर भी निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूं, 2 ही बातें बताऊंगा, ज़्यादा तो बातें नहीं बताऊंगा आपको, 2-3 बातें काफ़ी होती। जैसे किसी वायर में करंट, चालक तार में, चालक तार, आप इसे बोल सकते हैं कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर यानी वायर में जो कि आपका चालक तार है, जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, जैसे चांदी, तांबा, सोना, पीतल, उनके जो तार होते हैं उन्हें हम चालक तार बोलते हैं, जिनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। अगर मान लो किसी लोहे के तार से हमारा हाथ लग गया तो तुरंत हमें करंट लग जाता है, किसी चांदी के तार से हाथ लग गया तो तुरंत हमें करंट लग जाता है। यानी वो तार जिनमें करंट आसानी से फ्लो होता है, उन तारों के, चालक तार के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो करंट हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है। ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी चालक तार में जो करंट फ्लो होता है वो करंट मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होता है। समझ में आ गई मेरी बात? सेकंड पोजीशन क्या है? मान लो कि हमारे पास पानी है, जल या द्रव की बात करें, किसी द्रव में करंट किस प्रकार से फ्लो होता है? किसी भी द्रव में, कोई भी द्रव है, द्रव के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो फ्लो होता है आयन के कारण। किसके कारण? आयन के। आपको ये ध्यान रखना होगा, किसी भी चालक तार में करंट हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहता है। जैसे कोई तार है तो तार के अंदर हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए करंट उसमें फ्लो होता है। अगर उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या फ्री चार्ज नहीं होंगे तो यकीन मानिए उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, कोई द्रव है तो उसमें करंट फ्लो होता है आयन के कारण। जैसे मान लो कोई तार टूट कर पानी के अंदर गिर गया, अगर पानी से हमने हाथ लगा दिया तो हमें अचानक करंट आता कि नहीं आता? या बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि अगर हमारे घर पर कहीं वायर कट रहा है और बारिश हो रही है तो पूरे घर में अचानक करंट फ्लो हो जाता है। तो फ्लो, वो तार तो पूरे घर में नहीं फैला, लेकिन तार जहां से कट रहा था वहां से पानी पूरे घर में जा रहा है, तो उस पानी के कारण करंट पूरे घर में फ्लो हो रहा है। तो पानी में जो करंट फ्लो होता है वो होता है आयन के कारण। किसके कारण? अगर पानी में आयन है तो करंट फ्लो होगा, आयन नहीं है तो करंट नहीं फ्लो होगा। जैसे शुद्ध जल, जिसे हम कहते हैं आशुद्ध जल, आशुद्ध जल, आशुद्ध जल में आयन की मात्रा नगण्य होती है। आयन जो होते जरूर है, आयन होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? नगण्य होते, ना के बराबर, नेग्लिजिबल होते हैं। आयन की जो मात्रा वो नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। तो इसका मतलब आशुद्ध जल में जो करंट फ्लो होता है वो बहुत ही लो आप क्या कह सकते हैं? नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है। आशुद्ध जल में नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है। आप ध्यान रखिए, आशुद्ध जल होता है जिसे हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। उस डिस्टिल्ड वाटर में
जो नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है, नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और जबकि द्रव्य में आयन होने के कारण करंट ज्यादा तेजी से फ्लो होता है। इसके साथ साथ तीसरी चीज हमारे पास सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर क्या चीज है, जिसे बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो दो चीजों के कारण होता है, कोटर जिसे हम होल भी कहते हैं तथा इलेक्ट्रॉन। अर्धचालक पदार्थ में जो करंट फ्लो होता है वो कोटर, होल या इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होता है। तो आपको मैं दो तीन चीजें बताता हूँ। चालक तार में जो करंट फ्लो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। द्रव्य में करंट आयन या आसुत जल के कारण फ्लो होता है। सेमीकंडक्टर में जो करंट है वो होल या इलेक्ट्रॉन के कारण या कोटर के कारण प्रवाहित होता है। अब इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान से सुनिए, जिस पर आपको गौर करना है, ध्यान देना है जरा। मैं यहाँ पर 3 लाइनें खींच रहा हूँ, इनसे आपको बात समझ में आ जाएगी। यह है कंडक्टर, चालक, यह है सेमीकंडक्टर और यह है इंसुलेटर। चालक, अर्धचालक और कुचालक या अचालक। ध्यान दें, कंडक्टर के अंदर करंट हमेशा, मैंने आपको बता दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश, मुक्त आवेश या फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होता है। क्लियर। और इसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, हाई होती है। ध्यान से सुनिए, ये चिन्ह बताता है बहुत ही ज्यादा, करंट बहुत ज्यादा फ्लो होता है। ध्यान से सुनिए, कंडक्टर के अंदर करंट बहुत ज्यादा फ्लो होता है, लेकिन अगर कंडक्टर का टेम्परेचर, कंडक्टर के अंदर करंट जो है वो बहुत ज्यादा फ्लो होता है। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर, ये टी है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इसके संगत धारा जो करंट है आई, ये लो हो जाती है। याद रखना आपको होगा कि किसी भी कंडक्टर का करंट, जब किसी भी कंडक्टर है उसमें अगर हम करंट फ्लो करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा होगा। ये चिन्ह जो है वो ज्यादा को बता रहा है, नीचे की तरफ का चिन्ह बता रहा है कमी को। लेकिन अगर हम उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो उसका करंट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए करंट कम हो जाता है। समझ में आ गई मेरी बात। अब बात आती है इंसुलेटर की। इंसुलेटर में थोड़ा सा, इंसुलेटर में जाहिर सी बात है फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं, इसमें बॉन्ड चार्ज होते हैं, जिसे हम बोलते हैं बद्ध आवेश, बद्ध आवेश। ध्यान रखना आपको, इंसुलेटर में फ्री चार्ज नहीं होते, बॉन्ड चार्ज होते हैं, बद्ध आवेश होते हैं। बद्ध आवेश होने के कारण इसमें करंट जो है, इसमें जो करंट है वो नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है, ना के बराबर कह सकते हैं, जिसे नगण्य कहते हैं, नगण्य कहते हैं, बल्कि इसे नगण्य ही कहते हैं। होता ही नहीं है इंसुलेटर में करंट, ठीक है, नगण्य होता है। लेकिन मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर, इसका भी टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें, इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो इसके संगत इसका करंट भी बढ़ने लगता है, पर बहुत ही कम बढ़ता है, बहुत कम बढ़ता है, पर बढ़ता है, बहुत कम बढ़ता है लेकिन बढ़ता है। ध्यान रखिए, इंसुलेटर जो है इसके अंदर बॉन्ड चार्ज पाए जाते हैं, बॉन्ड चार्ज पाए जाने पर इसके अंदर जो करंट है वो बिल्कुल ना के बराबर, नगण्य, ना के बराबर, तो मतलब होता ही नहीं है, आप ये मान लीजिए। लेकिन इसका टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो उसमें इसके अंदर करंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, पर वो बहुत ही कम बढ़ता है, ना के बराबर ही बढ़ता है, आप ये मान लीजिए इंसुलेटर का। क्लियर। इसी प्रकार से आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है, दो चीजें हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर दो कंडीशन है, प्योर एंड इम्प्योर। सेमीकंडक्टर में दो कंडीशन है, प्योर एंड इम्प्योर, मतलब शुद्ध और अशुद्ध। अगर सेमीकंडक्टर प्योर है, सेमीकंडक्टर अगर प्योर है तो उसके अंदर करंट, अगर सेमीकंडक्टर जो है वो प्योर है, आपको मैं सिंपल भाषा में यहां समझा देता हूं। अगर सेमीकंडक्टर प्योर है तो उसके अंदर जो करंट होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा।
क्योंकि उसके अंदर फ्री चार्ज नगण्य ना के बराबर होते हैं। लेकिन अगर इम्प्योर, मान लीजिए कि मैं उस सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ अशुद्धियां मिला देता हूँ, बहुत सारी अशुद्धियां हैं, त्रिसंयोजी पदार्थ, पंचसंयोजी पदार्थ, अगर अशुद्धियां मिला देता हूँ, अशुद्धियां मिलाने पर उसमें फ्री चार्ज की वैल्यू बढ़ जाती है। फ्री चार्ज की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। उसमें फ्री चार्ज की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब फ्री चार्ज की संख्या बढ़ जाती है तो उसका करंट भी बढ़ जाता है। यहाँ करंट कम होता है, यानी प्योर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में, शुद्ध सेमीकंडक्टर में करंट कम होता है। और जिन अर्धचालक के अंदर हम अशुद्धियां मिला देते, जानबूझ कर मिलाते हैं, अगर हम ये अशुद्धियां जानबूझ कर ना मिलाएं तो उसका करंट नहीं बढ़ पाएगा। तो शुद्ध अर्धचालक में जब हम अशुद्धियां मिला देते हैं तो उसकी अशुद्ध पदार्थ मिलाए जाने के कारण उसके फ्री चार्ज यानी उसके अंदर आवेशों की संख्या बढ़ जाती है, और आवेशों की संख्या बढ़ने के कारण करंट का मान भी बढ़ जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? अब शुद्ध अर्धचालक के पदार्थ के रूप में कौन होते हैं? जर्मेनियम। शुद्ध अर्धचालक पदार्थ के रूप में कौन कौन से हमारे पास? जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये हमारे पास शुद्ध अर्धचालक पदार्थ हैं। और अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ के रूप में हमारे पास एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक पदार्थ है। ध्यान से सुनेंगे। प्योर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में जो करंट होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें फ्री चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही कम होती है। और शुद्ध अर्धचालक हमारे जर्मेनियम और सिलिकॉन कहलाते हैं। और शुद्ध अर्धचालक पदार्थ के अंदर फ्री चार्ज की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए उसका करंट, उसके अंदर करंट का फ्लो होना भी बढ़ जाता है, और वो हमारे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो ये है सेमीकंडक्टर के टाइप। जर्मेनियम और सिलिकॉन प्योर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ है। अगर इसमें हम अशुद्धियां मिला दें तो हमारे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। तो इस प्रकार से करंट हमारा फ्लो होता है। बच्चों, मैंने आज करंट के बारे में आपको पूरी तरह से कंप्लीट एक जानकारी दी है। ध्यान दें, इस पर गौर करें, इन्हें याद करें और सीखें। और जो बच्चे मान लो आपके संपर्क में हैं, जो हमारे कांटेक्ट में नहीं हैं, जुड़ नहीं पाए, उन्हें ये शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।